हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध फलन और द्विचर संक्रिया पर विविध प्रश्नावली जो दी हुई है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। कह रहा है यदि R1 और R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो R1 और R2 का इंटरसेक्शन भी एक तुल्यता संबंध होगा, सिद्ध करें। देखिए क्या कह रहा है, R1 और R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। इसका मतलब यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीन होंगे। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चूंकि R1 और R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, इसलिए R1 और R2 स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होंगे, है ना जी, तथा संक्रामक होंगे। ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीन होगा। तो देखिए, अब देखिए पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। हम देख रहे हैं कि R1 R2 स्वतुल्य है, तो उसमें A कोई एलिमेंट होगा जो बिलोंग करेगा R1 में, ठीक है ना जी, और A कोई एलिमेंट होगा जो बिलोंग करेगा R2 संबंध में भी। फॉर ऑल ये A जो एलिमेंट होगा बिलोंग करेगा सेट A से, ठीक है ना जी। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों का इंटरसेक्शन में यही एलिमेंट सिर्फ ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब यह ना हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 में A ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो A एलिमेंट जो होगा बिलोंग करेगा दिए हुए समुच्चय A में, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। चलिए अब देखते हैं हम लोग संक्रामक के लिए, सममित के लिए पहले देख लेते हैं। सममित के लिए चलिए सममित के लिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग R1 R2 सममित होगा ना जी, तो R1 R2 सममित होगा तो पे लिख सकते हैं कि AB कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है R1 में, तथा AB कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है R2 में भी, जहां A और B ये सेट A के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना जी, सेट A के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, यहाँ पर लिख सकते हैं कि BA बिलोंग करेगा R1 में तथा BA बिलोंग करेगा R2 में भी। क्योंकि ये सममित है तो पलट कैसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी BA ही आएगा और बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, जहां ये B और A जो भी हैं ये बिलोंग करेंगे दिए हुए समुच्चय से, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। अब संक्रामक अगर दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं संक्रामक के लिए, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके संक्रामक होने के लिए हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए अगर हम लोग बात करें AB बिलोंग्स टू R1 और दूसरा हम लोग लेते हैं BC बिलोंग्स टू R1, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R2 और BC बिलोंग्स टू R2, जहां A और ये B जो एलिमेंट है A B और C ये सेट A के एलिमेंट है, दिए हुए समुच्चय के एलिमेंट है। इम्प्लाइज बाई, जब ये संक्रामक था R1 और R2, तो जब ये संक्रामक है तो यहाँ लिख सकते हैं कि AC बिलोंग्स टू R1 और AC बिलोंग्स टू R2 भी, यहाँ से दोनों संक्रामक है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट बिलोंग करेगा AC। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर AB और AB बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तथा BC भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, इसका मतलब AC भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 जो है संक्रामक संबंध है,
ठीक है ना जी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ऐसा हम लोग यहां पर कह सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। सिद्ध करें कि समुच्चय A जिसके अवयव है 1 2 3 पर दो तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकते हैं ताकि 1,2 ये एलिमेंट हो और 2,1 संबंध में शामिल हो। यानी कि हमें ऐसा तुल्यता दो संबंध लिखना है, यानी कि वो स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों होगा और इसमें अवयव 1 2 और 2 1 शामिल होंगे, ऐसा हमें लिखना है। ठीक है, हमें ऐसा तुल्यता संबंध लिखना है। देखिए अगर ए सेट की बात करें तो उसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब बताइए भैया ए क्रॉस ए क्या हो सकता है, आपको पता ही है 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा, ये ना होगा जी। चलिए अब यहां पर देखिए क्या करना है। माना हम लोग R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है, दो तुल्यता संबंध है ऐसा जिसमें अवयव 1,2 और 2,1 शामिल है। ये तो फिक्स है कि इसको शामिल करना है। अब ये दोनों को शामिल करना एकदम फाइनल है। स्वतुल्य होने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 1 2 2 और ये 3 3 एलिमेंट जो है इनको बिलोंग कराना होगा R1 R2 दोनों में। ये दोनों में होने चाहिए, दोनों रिलेशन में होने चाहिए। यानी कि पहला रिलेशन R1 जो होगा वो स्वतुल्य होने के लिए इसमें ये तीनों होंगे 1 1 2 2 और 3 3। अब देखिए उसमें ये तो रखना ही है 1 2 और 2 1, ये फिक्स है, इसमें रखना है। तो ये पलटने पे सम्मित तो हो ही जा रहा, और यहां देखिए 1 2 और 2 1 है तो 1 1 भी इसमें शामिल है तो संक्रमक भी हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों हो गया। अच्छा R2 में 1 1 तो रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 भी रहेगा, 1 2 ये तो शामिल करना ही है, 2 1 भी शामिल करना ही है। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा रखना होगा ना, ताकि यहां पर ये इससे विपरीत दूसरा हो सके, कोई डिफर हो सके। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए हम लोग इसमें 1 3 दे देते हैं, तो 1 3 तब दे देंगे तो 3 और 1 भी देना होगा, 3 और 1 भी देना होगा। 3 1 इसलिए ताकि ये सम्मित हो सके। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर देखिए 2 1 है, 1 2 है, तो इसमें 2 और 3 भी शामिल करना होगा। और जब 2 3 शामिल कर दिए तो यहां पर हमें सम्मित होने के लिए 3 2 भी शामिल करना होगा। ठीक है ना जी। तो इस सेट में जो एलिमेंट थे क्रॉस ए वाले में, इसमें सारे के सारे इसमें शामिल हो ही गए, है ना। तो यही दो ऐसे दिख रहे हैं तुल्यता संबंध, ये देख लीजिए जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गए थे ना जी। तो ये हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। माना कि f x to x में एक फलन है, यानी फंक्शन f का प्रांत x है और सह प्रांत भी x है। x पर एक संबंध r निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस तरह से संबंध r परिभाषित है, जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर a b के फॉर्म में है, जिसमें क्या रिलेशन है कि इस फंक्शन में a और b पर मान बराबर हो रहे हैं। r रिलेशन किस प्रकार से दिखाया गया है, यहाँ पे फंक्शन f x to x में डिफाइन है और यहाँ पे r रिलेशन कैसे दिखाया हुआ है, रिलेशन r जो है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर a b के फॉर्म में है और जिसमें उस वैल्यू पर a और b पे फंक्शन के मान बराबर हो रहे हैं, ये संबंध दिखा रहा है। तो ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, इसी की जांच हमें करनी है। तो चलिए पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य होने के लिए देखिए हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर एफ ए का वैल्यू एफ ए के बराबर होगा। इसका मतलब कि इसमें ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डोमेन के एलिमेंट से बिलोंग करेगा, है ना जी। चलिए तो सभी एलिमेंट के लिए एफ ए एफ बी एफ सी मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके लिए मान बराबर होंगे, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब चलिए सम्मित के लिए बात कर लेते हैं। सम्मित के लिए क्या देखना होगा, हम लोग देखिए हम लोग लिखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर है,
जहां पर ए और बी बिलोंग करेंगे सेट एक्स में, डोमेन में। हम यहाँ एफ बी का मान एफ ए के भी बराबर लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर बी और ए भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करेगा आर में, जहां ए और बी क्या है, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं सेट एक्स में। तो जब ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पर बी ए भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए लिख सकते हैं कि आर सममित है, सममित है। अब संक्रामक के लिए भी जांच कर लेते हैं। संक्रामक के लिए देखिए, यहाँ पे लिखता हूं कि मैं ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है ना जी, जहां ये ए बी और सी डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब देखिए, इसका मीनिंग हुआ कि एफ ए का मान एफ बी के बराबर है तथा एफ बी का मान एफ सी के बराबर है। इसका मतलब हुआ जब एफ बी तो इन दोनों से देखेंगे तो एफ ए का मान एफ सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ए सी जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा आर में, ठीक है ना जी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि आर संक्रामक भी है। तो सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। माना कि ए, यहाँ पर देखिए सेट है, कैसा सेट है, यहाँ पे इसमें सारी वास्तविक संख्या है जिसमें 3 को बस छोड़ा जा रहा है, और बी दूसरा सेट है जिसमें सारी वास्तविक संख्या बस 1 को छोड़कर, जहां आर देखिए लिखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फंक्शन एफ ए से बी में एक फलन है, एफ क्या है, ए से बी में एक फलन है, ताकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। क्या एफ एक बाइजेक्टिव फलन है, सकारण बताइए। बाइजेक्टिव फंक्शन है ये हमें, तो सकारण यानी कि कारण सहित हमें बताना है कि बाइजेक्टिव कैसे है। तो बाइजेक्टिव तभी ना होगा जब वो आपका इंजेक्टिव और सजेक्टिव हो जाए, यानी एकेकी और आच्छादक होगा तभी होगा। चलिए, फंक्शन एफ ए से बी में, ठीक है, किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 2 वाई में एक्स माइनस 3, जहां पर ए का मान दिया है कि रियल नंबर का समुच्चय जिसमें 3 को बस छोड़ा जा रहा है, और बी का मान दिया रियल नंबर का समुच्चय जिसमें 1 को बस छोड़ा जा रहा है। चलिए, सबसे पहले एक होने के लिए इसकी जांच कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर है ना। एफ एक्स वन के वैल्यू एफ एक्स, फॉर ऑल एक्स वन और एक्स टू बिलोंग कर रहे हैं इसके डोमेन में, यानी कि ए में, ठीक है ना जी। इसमें रखते हैं तो हो जाएगा एक्स वन माइनस 2 बाई में एक्स वन माइनस 3, x2 माइनस 2 और बाई में x2 माइनस 3। अब देखिए, आप कहोगे कि सर डोमेन के एलिमेंट से क्यों बिलोंग कराया जा रहा है, अब फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट रखे जाते हैं। अच्छा, ये रियल नंबर दिया, बस 3 को इसलिए छोड़ दिया ताकि ये परिभाषित हो सके। देखिए, एक एक चीज सोच समझ के दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6, x1 x2 माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2 और प्लस का 6 और x1 x2 कट जाएगा यहाँ पर। चलिए, अब इसके बाद इसको इधर लेते हैं, इसको उधर लेते हैं, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 इक्वल टू में माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का x1 और इधर माइनस का x2, माइनस माइनस हटा देते हैं यहाँ से, x1 इक्वल टू में हो जाएगा x2, x1 x2 के बराबर। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फंक्शन f जो है एकाकी है या एकाक है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। चलिए, आच्छादक के लिए देख लेते हैं, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा आपका यहाँ से x माइनस 2 बाई में x माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3y इक्वल टू में x माइनस 2। एक काम करते हैं, 3y को उधर भेजते हैं और x को इधर भेजते हैं, एक्स वाई माइनस का x इक्वल टू में 3y माइनस 2। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू में 3y माइनस 2, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 3y माइनस का 2 बाई y माइनस 1। ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बस किसको, 3 को छोड़कर। जब y का वैल्यू बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर बस 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो अगर 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका x का वैल्यू भी रियल ही आएगा। इसका मतलब है ना, रियल आएगा बस 3 को छोड़कर। तो इसलिए कह सकते हैं कि सहप्रांत, सहप्रांत आप इसकी जगह पे यूज कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग a और इसकी जगह पे b भी लिख सकते हैं। सहप्रांत b के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब
पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में है, इसलिए F आच्छादक है। अच्छा, एकाएकी आच्छादक दोनों हो रहा है, अतः F एकाएकी आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव फलन है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि ए देखिए समुच्चय जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और बी समुच्चय जिसमें एलिमेंट 4 5 6 है, कह रहा है कि और एफ ए से बी में एक अनटू फलन है, यानी कि आच्छादक फलन है, तो सिद्ध करें कि F11 फलन भी होगा। चलिए देखिए, हमारे पास क्या दिया है कि एफ ए से बी में एक अनटू फलन है, तथा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आप समुच्चय ए देख रहे हैं उसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और समुच्चय बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। तो देखिए समझिए, समुच्चय ए में एलिमेंट 1 2 3 है और समुच्चय बी में एलिमेंट है आपके पास 4 5 6। तो अगर ये अनटू होगा तो इसमें हर एक जो इसके एलिमेंट होंगे, हर एक का है ना जी, इसके सहप्रांत के सभी होगा, पूर्व प्रतिबिंब इसमें कोई ना कोई होगा, चाहे इसका ये हो जाए चाहे इसका ये, मतलब पूर्व प्रतिबिंब इसमें होगा। तो भिन्न भिन्न अवयव का इसमें भिन्न भिन्न भी प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि अनटू है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो जाहिर सी बात है वो एकाएकी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसलिए F1 का मान बराबर नहीं होगा F2 के भी मान के और ना ही F3 के मान के। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए, अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये हम लोग कहते हैं कि आपका 1 एकाएकी नहीं है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एकाएकी नहीं है, तो ऐसा होता, तो जब ये एकाएकी नहीं होता तो इसमें क्या होता है जी, कम से कम इसमें क्या होते हैं कि दो ऐसे होंगे जिनका एक ही प्रतिबिंब हो जाता। तो जब एकाएकी नहीं होता तो इस कंडीशन में आच्छादक नहीं हो पाएगा, इसमें एक एलिमेंट बच जा रहा है, तो इसीलिए ये यही कंडीशन फॉलो कर सकता है, यानी कि यहाँ पर F1 F2 और F3 का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है 1 होगा, फंक्शन F11 होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। माना कि समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3, F ए से ए में कोई 1 फलन है, तो F के संभव परिभाषा की संख्या कहती है। कितने ऐसे संभव एकाएकी फलन हो सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है ना जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि F के संभव परिभाषाओं की संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी जी, समझिए। समुच्चय ए से ए में है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो यहां पर हम लोग इसको मिलाने का कुल तरीका जो होगा, इनके 1 2 3 ये जो 3 अवयव हैं इनके क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी, है ना जी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 तथा 3 के क्रमचयों की संख्या के बराबर, क्रमचयों की संख्या के बराबर उतने होगी, है ना जी। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास जब हम लोग 11th में थे तो क्रमचयों की संख्या निकालने के लिए 3 अवयव है यहाँ पर, तो 3 अवयव है तो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल ना जी, क्रमचयों की संख्या यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि संभव परिभाषाओं की संख्या 6 हो जाएगी। 10 का ए नंबर देखिए, कह रहा है सिद्ध करें कि फंक्शन f जिसका डोमेन है r और को डोमेन जो है रियल नंबर है बट -1 से 1 के बीच का, फंक्शन f x बाई में 1 प्लस का मोड ऑफ x दिया हुआ है, एक एकाएकी आच्छादक फलन है, 1 अनटू फलन है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 1 के लिए देख लेते हैं। हम ले लेते हैं कि माना यहाँ पर f(x1) जो है ना f(x2) के इक्वल है, f(x1) x2 के इक्वल है, फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन r से। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा x1 बाई में 1 प्लस का मोड x1 और x2 बाई में 1 प्लस का मोड x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस का x1 मोड x2 और यहाँ पर x2 प्लस का मोड x1 प्लस x2 इंटू x2। तो ये दोनों तो हट जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, इन सबको एक तरफ लाके कॉमन करके भी हम लोग काम कर सकते हैं।
x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा, है कि नहीं, x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज 1 1, एक ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके आच्छादक होने की, अनटू होने की। अनटू होने के लिए देख लीजिए, हम लोग अनटू के होने के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं y इक्वल टू में मान लेते हैं fx, यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा x बाई में 1 प्लस का मोड x। तो इसमें अलग अलग कंडीशन ले लेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब मोड में दिए, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं कि y का मान 0 से ग्रेटर होगा तो x का भी मान 0 से ग्रेटर होगा यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू में हो जाएगा x बाई में 1 प्लस x, क्योंकि 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव लेना होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस का एक्स वाई इक्वल टू में x। यहाँ पे देखिए इसको इधर लेके चल देते हैं, y इक्वल टू में x माइनस का एक्स वाई, उधर x कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस का y डिवाइड में लेके चले जाते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y बाई में 1 माइनस का y। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं x का मान यहाँ पर रियल नंबर होगा जब y का मान जो होगा 0 से बड़ा बट लेस देन 1 होगा तब, है ना जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन दे सकते हैं, इसलिए है ना जी। अब फिर देख लेते हैं, ये तो क्योंकि y का वैल्यू -1 से 1 तक जाना था ना जी, ऊपर कंडीशन दिया था, है ना। तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब y लेस देन 0 होगा तो x भी लेस देन 0 होगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू में आ जाएगा x बाई में 1 और माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 के लिए मोड के लिए माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का एक्स वाई इक्वल टू में x, एक तरफ करते हैं तो ये जाके उधर प्लस का x प्लस का एक्स वाई इक्वल टू में y, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस का y इक्वल टू में y, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा y बाई में 1 प्लस y। इसका वैल्यू रियल नंबर होगा जब y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो -1 से 0 के बीच लाई करेगा। इसलिए लिख सकते हैं कि सहप्रांत क्या था जी, रियल नंबर हो सकता है उसका जब जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करे, ठीक है ना, कि सभी अवयवों का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए F अनटू फलन है। तो एक ही भी हो गया और आच्छादक भी 1 1 अनटू दोनों हो गया, अतः F 1 1 अनटू है, 1 1 अनटू है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ गए। तो देख सकते हैं 10 का बी नंबर, यदि फलन f r टू r चाहे f इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 7 द्वारा परिभाषित हो तो दिखलाए कि फलन f एक बाइजेक्टिव फलन है। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं फंक्शन f r टू r f इक्वल टू में दिया है 4x क्यूब माइनस का 7। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ही के लिए देख लेते हैं, 1 1 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि f(x1) का मान f(x2) के बराबर है फॉर ऑल x1 x2। किससे बिलोंग करेगा जी, वो आपके इसके डोमेन से। यहाँ पे 4x1 का क्यूब माइनस 7, 4x2 का क्यूब माइनस का 7, 7 7 यहाँ कैंसिल, 4x1 का क्यूब इक्वल टू में 4x2 का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, x1 का क्यूब इक्वल टू में x2 का क्यूब, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू में x2। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, ये आपका 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अनटू के लिए देखते हैं, अनटू के लिए ले लेते हैं, माना y इक्वल टू में यहाँ पर fx, यानी हो जाएगा y इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस का 7। ठीक है, चलिए इसको इधर लेके आते हैं, y प्लस का 7 इक्वल टू में 4x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू में y प्लस 7 बाई में 4, यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर y प्लस का 7 बाई में 4। x का मान रियल नंबर होगा जब y बिलोंग्स टू रियल। हम लोग कह सकते हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए f इज अनटू। फंक्शन f 1 1 अनटू हो गया, इसलिए लिख सकते हैं अतः फलन f बाइजेक्टिव फलन है।
f बाइजेक्टिव फलन है। ऐसा हम लोग आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।